ओके सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन नर्सिंग। तो नर्सिंग में देखो साइकोलॉजी का ना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक जो इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ होती है उसकी फ़िज़िकल हेल्थ में जो उसका मेंटल स्टेटस होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो मेंटल स्टेटस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, MS इट्स फॉर मेंटल स्टेटस। तो वही है कि साइकोलॉजी इन नर्सिंग एक्चुअल में है क्या, चलो हम ये देखते हैं। तो देखो नोटबुक और पेन लेके बैठना, स्क्रीन पे जो भी नोट्स आएंगे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जो भी नोट्स है उसको नोट डाउन करते चलिएगा और साथ ही साथ जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको सुनते रहिएगा। ठीक है। सो साइकोलॉजी इन नर्सिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, theories and techniques to understand and address the mental, emotional and behavioral needs of patients। ठीक है, मतलब ये है कि नर्सिंग में साइकोलॉजी को लाने का ये मतलब हुआ कि हम जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, थियरी है और टेक्निक है उसको यूज़ करके एक पेशेंट के बिहेवियरल, इमोशनल एंड मेंटल नीड्स को समझ सके। ठीक है, ईजिली समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक अच्छा नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा पाएँ। ओके, तो नर्सेज who incorporates psychology into their practice can enhance patient care by recognizing how psychological factors influence physical health, recovery and overall well-being। ऑब्वियस सी बात है भाई। तो देखो जो नर्स साइकोलॉजी को ज़्यादा बेटर समझेगी, ठीक है, जिस नर्स को पता है कि किस तरीके से एक इंसान की साइकोलॉजी या फिर उसका मेंटल स्टेटस उसके फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है, तो वो नर्स ज़्यादा बेटर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ के लिए एक अच्छा कंबाइंड नर्सिंग केयर प्लान कर पाएगी और ज़्यादा बेटर पेशेंट केयर दे पाएगी, जिससे जो पेशेंट है उसके फिजिकल हेल्थ की रिकवरी इम्प्रूव हो पाएगी, जो उसका रिकवरी रेट है वो इम्प्रूव हो पाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ ये देखते हैं कि नर्सेज का साइकोलॉजी समझना या फिर नर्सिंग फील्ड में, नर्सिंग इंटरवेंशन में साइकोलॉजी का इंट्रोड्यूस होना क्यों ज़रूरी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी इन नर्सिंग इन्वॉल्व, अब भाई जब साइकोलॉजी नर्सिंग में आई है तो वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है। तो सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर। ठीक है, फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर। तो साइकोलॉजी पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि साइकोलॉजी क्या है, इट्स द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर या फिर इज द स्टडी टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द माइंड, बिहेवियर एंड सोल। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ों के बीच का रिलेशन समझना ही साइकोलॉजी है। तो जब हम साइकोलॉजी पढ़े रहेंगे तो हम जब एक पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो उसके बिहेवियर को हम ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद नर्सेज को क्या बेनिफिट होता है, तो नर्सेज लर्न टू आइडेंटिफाई हाउ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन कैन इम्पैक्ट अ पेशेंट्स फिजिकल हेल्थ एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स। दिस हेल्प्स इन डिलीवरिंग मोर होलिस्टिक केयर। देखो साइकोलॉजी इन नर्सिंग मतलब कि नर्सिंग में साइकोलॉजी जो सबसे पहली चीज़ इन्वॉल्व करती है वो है अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर। ठीक है, तो पेशेंट बिहेवियर को समझने में साइकोलॉजी कैसे एक अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि देखो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद नर्सेज को ये समझ में आ जाता है कि मतलब जैसे वो ये समझने लगती हैं कि जो पेशेंट है अगर उसको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, वो डिप्रेशन में है या फिर कोई दूसरा मेंटल हेल्थ कंडीशन से वो सफ़र कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसके फिज़िकल हेल्थ को या फिर ट्रीटमेंट का जो आउटकम है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है। तो जब वो ये सारी चीज़ों को समझ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको प्रॉब्लम का एग्जैक्टली पता लग जाएगा तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो इस तरीके से जो नर्सेज होती हैं साइकोलॉजी पढ़ के पेशेंट के बिहेवियर को ज़्यादा बेटर समझ पाती हैं और उससे बेनिफिट ये होता है कि वो ज़्यादा अच्छा होलिस्टिक केयर मीन्स एक ओवरऑल अच्छा केयर प्रोवाइड करा पाती हैं। ठीक है, फिर साइकोलॉजी इन नर्सिंग इन्वॉल्व्स, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है तुम्हारा, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड पॉइंट है हमारा, कम्युनिकेशन स्किल्स। और तो कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि बात करने का तरीका। देखो साइकोलॉजी ना कहीं ये एक पूरी स्टडी है आपको एक अच्छा बिहेवियर समझाने का। ठीक है, एक अच्छा बिहेवियर समझाने का और साथ ही साथ आपके अंदर बहुत अच्छे मैनर्स, अच्छा एक कोपिंग स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें डेवलप कराने का काम करती है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो दूसरी चीज़ हमें सिखाती है दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एड नर्सेज इन डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज
ठीक है। तो जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब जो साइकोलॉजी का सिद्धांत है, उसको पढ़ने के बाद नर्सेज में मतलब एक अच्छी एबिलिटी आ जाती है कि जो उनका कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ होता है, बात करने का जो तरीका होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, देखो नॉर्मल से अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अगर एक पेशेंट है, ठीक है, आपने खुद, अच्छा आप अपना एग्जांपल लेके, अगर आप बीमार हो, ठीक, अपने ऊपर सारी चीज़ें इमेजिन करके पढ़ना, तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाओगे। आप बीमार हो, आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, आप एडमिट हुए, बहुत घबरा रहे हो कि क्या होगा कैसे होगा, बट सडनली आपके पास एक नर्स आती हैं, वो आपको सारी चीज़ें मतलब थोड़ा अच्छे से आपसे बात करती हैं, समझाती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब हो गई, अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, टाइम से दवा लग जाएगा, इतने दिन में ठीक हो जाओगे, अच्छे से टेंशन मत लो, टाइम से दवा करो, हमारे साथ कोऑपरेट करो और अच्छी नींद लो, रेस्ट करो, ठीक हो जाओगे। तो ये सारी बातें सुन के आपको कितना अच्छा लगेगा ना कि ओ थैंक गॉड, मुझे कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर एक नर्स आती है, ठीक है, उसको बोलने का तरीका नहीं है, ऐसे आए गुस्से में, अरे क्या है, बीमार हो गया, ऐसे वैसे, तो क्या करें, मतलब डांट के आपसे बात करती है, गुस्से में बात करती है, तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना। तो साइकोलॉजी नर्सेस को समझाती है कि किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से एक अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेशन ना पेशेंट और नर्स के रिलेशन को, जो उनके बीच एक प्रोफेशनल रिलेशन होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देती है, बहुत ही ज़्यादा उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कराता है। तो नर्सेज जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बात करने का एक अच्छा तरीका होता है, उसको ज़्यादा बेटर समझ पाती हैं साइकोलॉजी पढ़ने के बाद। उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज़ द एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? ये एक ना आप बोल सकते हो कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि देखो, हम ना हमेशा बोलना ज़्यादा चाहते हैं और सुनना कम, लेकिन एक्चुअल में जब आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे, जब आप एक नर्स बनोगे, तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि सिचुएशन हमेशा ऐसी रहेगी ना कि आप बोलने से ज़्यादा आपको सुनना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जब आप सुनोगे तभी आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में आपको किस तरीके से एक्शन प्लान करना है, किस तरीके से आपको नर्सिंग एक्शन या नर्सिंग इंटरवेंशन प्लान करना है। तो एक्टिव लिसनिंग, अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है, दैट इज़ द एक्टिव लिसनिंग, मतलब आपकी सुनने की क्षमता है, आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ किसी की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी आप अच्छा नर्सिंग केयर प्लान कर पाओगे। अब कोई सामने से आके फ्रस्ट्रेट होकर आपके ऊपर चिल्लाया, तो आपने भी एक्शन का रिएक्शन दिखा दिया, आप भी गुस्से में बात करें, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको जहाँ पेशेंट का और उसके अटेंडर का मेंटल स्टेटस हैंडल करना था, वहाँ उल्टा आपका ही मेंटल स्टेटस डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग मतलब कि आपके सुनने की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उस चीज़ को इम्प्रूव कराता है कौन? साइकोलॉजी। ठीक है। Then empathy and understanding the non-verbal cues are critical in building a trust and ensuring patients feel heard and respected. देखो ये सब क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी के लिए कंसर्न है, हमें किसी की चिंता या फिर हम किसी के लिए किसी के टुवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं, कि नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आप हमेशा उसको ये सारी चीज़ें बोल के ही बताओ। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका एक्शन, आपका बिहेवियर ही सामने वाले इंसान को समझा देता है कि हाँ आप उसके लिए कैसा फील कर रहे हो, आप उसके लिए अच्छा फील कर रहे हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हो या नहीं रेडी हो। तो एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज़, तो साइकोलॉजी हमें क्या क्या सिखाती है? एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग द नॉन वर्बल क्यूज़, मतलब कि सबसे पहले तो ये कि भाई सुनो, चीज़ों को समझने के लिए लोगों की बातों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन एम्पैथी, एम्पैथी इज़ जस्ट लाइक द सिंपैथी। ठीक है, ये मतलब कि आप एक पेशेंट को जब देखते हो, तो देखो एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस क्या है? सिंपैथी इज समथिंग कि जैसे अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात ना करो, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आप नर्स ना हो के एक नॉर्मल पर्सन होते, आपके पास कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप उसको कैसे चाह के सिंपैथी, अरे यार कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसे वैसे बात करोगे। लेकिन वहीं जब आप एज अ नर्स किसी के टूवर्ड्स अपनी सिंपैथी शो करोगे, तो आप उसको उसके डिजीज़ कंडीशन के लिए डराओगे नहीं, आप एक मतलब जैसे उससे प्यार से बात तो करोगे, आप उसको ये दिखाओगे कि हाँ मैं तुम्हारी केयर करूँगी और तुम ठीक होके जाओगे। मतलब इस तरह वाली जो जब आप इमोशनल कंसर्न शो करते हो ना, तो दैट इज़ द एम्पैथी। ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग द नॉन वर्बल क्यूज, मतलब कि कोई बोले नहीं, पेशेंट ज़रूरी नहीं है ना कि अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी एंजाइटी हर चीज़ आपसे बोलेगा, लेकिन फिर भी आप उसकी चीज़ों को समझ पाओगे, आप उसके मेंटल स्टेटस को समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने साइकोलॉजी पढ़ रखी है। एंड साइकोलॉजी क्या है भाई? मेंटल स्टेट, ठीक है,
इमोशन, बिहेवियरल, ये सारी चीज़ों का स्टडी ही तो साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी पढ़ने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, और उसमें कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ में क्या क्या आएगा, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड नॉन वर्बल क्यूज़ को समझना आप बेटर समझ पाओगे। इससे क्या होगा कि जो पेशेंट है उसको ऐसा फील होगा कि हाँ, जो नर्स है मेरे बिना बोले ही मेरी चीज़ों को समझ रही है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो केयर ये मुझे प्रोवाइड करेंगी बिल्कुल सही है, डॉक्टर ने जैसे एडवाइस किया है बिल्कुल वैसे ये मुझे केयर प्रोवाइड करेंगी और मैं ज़रूर ठीक हो जाऊँगी या ठीक हो जाऊँगा। तो इस तरीके से काम करती है साइकोलॉजी नर्स पेशेंट के बीच में। देन आता है थर्ड, कोपिंग मैकेनिज़्म। कोपिंग मैकेनिज़्म देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो कोपिंग मैकेनिज़्म इज़ लड़ने की क्षमता, सिचुएशन को किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो, दैट इज़ द कोपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो थर्ड जो साइकोलॉजी हमें सिखाती है दैट इज़ द कोपिंग मैकेनिज्म। तो अगर हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दें, तो अगर मैं अपना एग्जांपल आपको देके समझाती हूँ। फर्स्ट ईयर के में जब मैं आई थी ना, तो उस टाइम पे जब मुझे कोई डांट देता था या मेरे आसपास कोई गुस्से में बात कर लेता था या फिर मुझे एज अ नर्सिंग स्टूडेंट बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। ठीक है, इवन तो मैं वहाँ कुछ रिप्लाई तो नहीं कर पाती थी, बट मैं बहुत रो देती थी, मतलब ऐसे वैसे हो जाता था। लेकिन अभी मैं फाइनल ईयर में आ गई हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ। अगर कोई कुछ बोलता है देन आई डोंट केयर यार, बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, दैट्स ऑल। तो सेम एज कोपिंग स्ट्रैटेजी या कोपिंग मैकेनिज्म वही होती है कि आप अपने अंदर सिचुएशन से फाइट करने की किस तरीके से स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हो, दैट इज़ द कोपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, फिर क्या है, तो कोपिंग मैकेनिज्म्स में क्या है, नर्सेज ऑफन वर्क विद पेशेंट्स हु आर कोपिंग विद क्रोनिक इलनेस। ठीक है, पेन और इमोशनल डिस्ट्रेस। साइकोलॉजिकल नॉलेज हेल्प्स इन ऑफरिंग स्ट्रैटेजीज फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस, कोपिंग विथ ग्रीफ एंड नेविगेटिंग हेल्थ रिलेटेड टेयर्स। देखो, नर्सेज का ना ज़रूरी नहीं है कि नर्स को ऐसा पेशेंट मिले जो अभी जस्ट बीमार हुआ है और अभी ट्रीटमेंट के लिए आ गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो नर्सेज होती हैं वो ऐसे पेशेंट्स के साथ भी डील करती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम से बीमार है, मतलब किसी क्रोनिक इलनेस से परेशान है। अब भाई कोई इंसान है जिसको बहुत टाइम से बीमारी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो इमोशनली भी बहुत डिस्ट्रेस रहेगा, मतलब वो अंदर से भी बहुत उदास रहेगा। तो जो साइकोलॉजिकल नॉलेज होती है वो नर्सेज को हेल्प करती है कि वो पेशेंट को समझा पाए कि आपको किस तरीके से अपने स्ट्रेस से लड़ना है, किस तरीके से आपको इतना बीमार होने के बाद भी हैप्पी रहना है, किस तरीके से आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, और मतलब जैसे कि जो रोते हुए पेशेंट को हंसाना सिखा पाएगी नर्स। ओके, तो फोर्थ हमारा जो काम है साइकोलॉजी का नर्सिंग में, दैट इज़ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट या साइकोसोशियल असेसमेंट। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे साइकोसोशियल असेसमेंट। साइकोसोशियल असेसमेंट क्या है, नर्सेज assess patients' mental emotional state to identify potential psychological issues that may affect care, recovery and adherence to treatment plans। ठीक है, साइकोसोशल असेसमेंट क्या करते हैं कि साइकोसोशल असेसमेंट देखो बेसिकली होता है ना, ये एक नर्सिंग प्रोसेस होता है। इसमें नर्सेज क्या करती हैं कि साइकोसोशल असेसमेंट में जो नर्सेज होती हैं ना वो पेशेंट के इमोशनल और मेंटल स्टेट को समझती हैं। ठीक है, असेस करती हैं। असेस करने के बाद वो आइडेंटिफाई करती हैं कि किस मतलब एक्चुअल में कौन सा साइकोलॉजिकल इशू है, क्या ऐसी बात है जो पेशेंट को परेशान कर रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका वो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान करती हैं और उसके रिकवरी रेट को इम्प्रूव करती हैं। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ। ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर आपको पहले खुद को पता रहेगा कि मेंटल हेल्थ होता क्या है और एक अच्छे मेंटल हेल्थ की इम्पॉर्टेंस क्या है, तब आप दूसरे लोगों को भी समझा पाओगे कि मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल हेल्थ की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो मतलब कि साइकोलॉजी नर्सेज को हेल्प करती है कि वो मेंटल हेल्थ को सपोर्ट कर पाएँ। तो फिफ्थ है हमारा सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ। नर्सेज सपोर्ट पेशेंट्स विथ मेंटल हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, by recognizing early warning sign, providing education on mental health and referring patients to appropriate mental health professionals। देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई एक ऐसा पेशेंट है उसको एक्चुअल में मेंटल इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, उसका कुछ दिमागी मस्तिष्क की बीमारी होती है, मतलब थिंकिंग बिहेवियर मेंटल इश्यूज़ हैं उसे, लेकिन
उसको क्या होता है ना कि लोग कुछ और बीमारी समझ के हॉस्पिटल में ले आके तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन नर्सेज अगर साइकोलॉजी पढ़ी रहती हैं तो वो असेस करके पेशेंट को पता लगा सकती हैं कि जो पेशेंट है उसको एक्चुअल में मेंटल डिसऑर्डर है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर पेशेंट के अटेंडर को नहीं समझ आ रहा है या पेशेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो वो हेल्प कर पाएंगी ना कि जो ये पेशेंट हैं इनको एक्चुअल में मेंटल इशू है, तो इनको एक अच्छे मेंटल जो मतलब मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल हैं उनके पास उनको लेके जाना है जिससे इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो पाए। फिर 6 आता है हमारा पेशेंट सेंटर्ड केयर। तो देखो भाई साइकोलॉजी अगर आप समझ गए, किसी के बिहेवियर को समझ गए, किसी के मेंटल नीड्स को समझ गए, किसी के मेंटल नीड्स को समझ गए आप, तो आप फिर ना क्या करोगे कि आप इधर उधर का केयर नहीं प्रोवाइड करोगे, आप एक क्या बोल सकते हो कि आप एक स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करना सीख जाओगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज allows nurses to treat patients as individual, taking into account into their emotional, social and psychological needs in addition to their physical health। मतलब ये है कि नर्सेज साइकोलॉजी पढ़ने के बाद इतनी एलिजिबल हो जाती हैं कि पेशेंट का जितना नीड है, जिस टाइप से उसको मेंटल सपोर्ट की नीड है, उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक नर्सिंग केयर, नर्सिंग ट्रीटमेंट प्लान करती हैं और उस हिसाब से उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन नर्सिंग।